Good morning, students. Today we will discuss on fiscal policy. This topic is belongs to macroeconomics as well as in economic environment of business. In this PPT, we will discuss on fiscal policy basic concept, its types, its objective as a macroeconomic policy, and tools. Now we will start. फिस्कल पॉलिसी अपनी दो वर्ड्स को लेके बनी हुई होती है। मीन्स फिस्क यहाँ आता है एक फिस्क, और जो फिस्कल होता है वो हमारा फिस्क, जो जिसका मीनिंग अगर हम लेते हैं तो लैटिन वर्ड एक स्टेट ट्रेजरी बनता है। जो फिस्क एक लैटिन वर्ड है और उससे जो वर्ड बना है वो है स्टेट ट्रेजरी। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली रेफ़र करती है जो हमारी स्टेट ट्रेजरी है, मीन्स गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंसेस होते हैं उसका एक्सपेंडिचर, उसके रेवेन्यूज, मीन्स जितने भी रेसिप्ट होती हैं और जितने भी उसकी पेमेंट्स होती हैं, उन सब का जो मैनेजमेंट होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए, उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। जनरली जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की तो वो हमारे पास तीन तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हैंडल कर रहे होता है किसी भी कंट्री का, जिस पर्टिकुलर कंट्री की हम बात करते हैं उस कंट्री का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ऐसे ही फिस्कल पॉलिसी है वो तीन लेवल पे, जैसे हम बात करते हैं कि हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज़ होता है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है इंडिया में, तो उसमें क्या है कि आपका लोकल लेवल के ऊपर आपकी पंचायतें आती हैं, वो अपना फाइनेंस, उसके साथ स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को अडोप्ट करती है, उसका अपने रेवेन्यू और पेमेंट होती हैं। साथ में आपका आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इन तीनों को भी, इन दोनों को जो पहले वाले हैं उन दोनों को भी लोन्स प्रोवाइड करवाती है, मीन्स फाइनेंशियल एड देती है। फिर हम बात करते हैं कि जो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फिस्कल पॉलिसी मीन्स a government adjusts its spending level and tax rates to monitor and influence a nation's economies। कि एक कंट्री की अगर हम बात करें उसकी इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट के हाथ में जो एक टूल होता है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किस बेस पे काम करती है? वो है टैक्स रेट, टैक्सेस, सब्सिडीज़। टैक्सेस जिसके थ्रू अगर गवर्नमेंट चाहे तो कंट्रोल करती है, स्पेंडिंग्स को कंट्रोल करती है, एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करती है। साथ में ही अगर गवर्नमेंट चाहती है कि डिमांड को इंक्रीज़ किया जाए, लाइक हम जैसे 1930s की जो ग्रेट डिप्रेशन की बात करें तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने न्यू करेंसी भी जनरेट की, क्योंकि उस टाइम पे लोगों के हाथ में जो कैश इन हैंड होता है, जो हाथ में उनके करेंसी नहीं होने की वजह से बहुत चिपर प्रोडक्ट्स को भी परचेज़ करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। कई बार ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट चाहे डिमांड को इंक्रीज़ करना तो प्राइसेस को डाउन करने पे बात करती है या सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है, बट उस टाइम पे जब सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट को भी परचेज़ करने की कैपेबिलिटी गवर्नमेंट लोगों के पास नहीं थी, तब गवर्नमेंट ने केन्स का एक कंसेप्ट आता है कि पहले लोगों से गड्ढे खुदवाएँ और फिर उन्हीं से बुरवाए जाएँ। तो वो एक गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाए, वो किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट हो, उसमें ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड या स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई थी। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है, जैसे सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना, मैनेज करना, और नेशन में किसी भी कंट्री में उतनी ही मनी क्रिएट करना जितने की वहाँ के डिमांड्स को कंप्लीट कर पाए, यानी कि मनी सप्लाई को इस तरह से कंट्रोल करे रखना कि आइडियल मनी सप्लाई आपकी बनी रहे। जैसे हमारे पास हुआ
हमने बात की कि फ़िस्कल पॉलिसी है, फ़िस्कल पॉलिसी का हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमने बात की फ़िस्कल पॉलिसी की। बेसिकली हमारा फ़िस्कल पॉलिसी क्या होता है, तो गवर्नमेंट के हाथ में करेंसी आना और जाने की जो मैनेजमेंट होती है उसको हम फ़िस्कल पॉलिसी बोलते हैं। मीन्स क्या, मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट टू कंट्रोल मनी सप्लाई अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ रेस्पेक्टिव नेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स की, कि फ़िस्कल पॉलिसी की हमारे पास कौन कौन से टाइप की फ़िस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करी जाती हैं। कोई भी गवर्नमेंट है वो अपने ऑब्जेक्टिव जो उसका होगा, मीन्स अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी दोनों के बीच की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें गवर्नमेंट हो और उसका सेंट्रल बैंक, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपकी कहाँ तक बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाया जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में करेंसी ना दे के कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जितनी करेंसी लोगों के हाथ में होगी वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज़ करेंगे, इम्पोर्ट्स पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे। बट जैसे ही उनके हाथ में करेंसी नहीं होएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा परचेज़ करेंगे, उनका यूज बढ़ेगा, स्वदेशी को अडॉप्ट करेंगे। और अगर हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में है तो गवर्नमेंट किसी भी तरह का ना टैक्स इंक्रीज करेगी ना सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी, बल्कि जैसा बैलेंस्ड सिस्टम चल रहा है उसको वैसे ही चलने देगी। वहाँ पे आपके टैक्सेज और सब्सिडीज़ आपके इक्वल होते हैं, कि जितना लोगों को टैक्स पे किया जाता है उतनी ही गवर्नमेंट उनको ऐड देती है, फाइनेंशियल ऐड गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। अब हम बात करते हैं कि फिर आ जाता है जब गवर्नमेंट को डिमांड इंक्रीज़ करने के लिए पॉलिसी अडॉप्ट करी जाती है तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल पॉलिसी। मीन्स कि गवर्नमेंट चाहती है कि क्रेडिट को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किया जाए, लोगों की कैपेबिलिटीज़ टू परचेज़ को इंक्रीज़ करा जाए। तो इंक्रीजिंग क्रेडिट अप्रोच अगर गवर्नमेंट की रहेगी तो वो टैक्स को रिड्यूस करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ को प्रमोट करेगी और इनिशिएटिव देगी कंज्यूमर्स को या जो आपके सिटीजन्स ऑफ द कंट्री होते हैं उनको, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड मार्केट में क्रिएट करें, ताकि जो प्रोडक्ट आपकी सप्लाई है उसकी सारे को मार्केट एक्सेस मिल सके। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी है, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी आपकी कब अडॉप्ट की जाती है, जब आपकी इकोनॉमी है वो बैलेंस्ड है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट है वो टैक्स और सब्सिडीज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करेगी, उसके टैक्सेज हैं वो फुली फंडेड करेंगे उसके एक्सपेंडिचर को। मतलब जितना गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी उतना उसके सारे के सारी जो फंडिंग होगी वो टैक्स रेवेन्यू से हो जाएगी। मतलब जितना एक्सपेंडिचर है उतना ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू रहेगा। अब हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मोटिव होता है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बूम पीरियड होता है, कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रखी होती है, तब गवर्नमेंट लोगों के हाथ से मनी को अपने साइड में खींच रही होती है, उसके लिए वो टैक्सेस को ज़्यादा इम्पोज करती है और सब्सिडीज़ को रिड्यूस करती है। इट मीन्स कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, सरप्लस के बजट को अडॉप्ट करती है। जैसे कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिस्ट जेएम केन्स रहे हैं, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट है वो सरप्लस बजट को अडॉप्ट करे जब क्या हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जब डिमांड इज़ ग्रेटर दैन सप्लाई हो, तो वो क्या है उस टाइम पे सरप्लस बजट को अडॉप्ट करे। एक्सपेनेंशियल फिस्कल पॉलिसी आपकी थर्ड टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी। यहाँ पे गवर्नमेंट चाहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर को करे, यानी कि वो क्या करे कि रेसेशन पीरियड में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करे, क्योंकि रेसेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे डिप्रेशन, मतलब एक तरह से मूव टुवर्ड्स
डिप्रेशन, तो डिप्रेशन से बचाने के लिए जो गवर्नमेंट करती है, जो पॉलिसी अडॉप्ट करती है, वो टाइप होती है आपकी एक्सपेंडिचर फिस्कल पॉलिसी, जिसमें वो टैक्स को रिड्यूस करती है और एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज करती है, सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है। मीन्स आपके पास न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, जिसका इकोनॉमिक जो बैलेंस्ड इकोनॉमी होती है उसमें अडॉप्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी जब आपका इन्फ्लेशन रेट हाई होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर एक्सपोनेंशियल फिस्कल पॉलिसी जब आपका रिसेशन से डिप्लेशन में जाते हुए इकोनॉमी को आपको रोकना होता है, तो आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोनेंशियल फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करती है और लोगों की परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए टैक्सेस को रिड्यूस करती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को इंक्रीज करती है। अब हमारे पास आता है कि किसी भी गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसीज जो आपके टैक्स सब्सिडीज़ हैं उनको किस तरह उस पॉलिसी को अडॉप्ट करने से पहले उसके पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो बेसिकली वही ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एक गवर्नमेंट को किसी नेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट में के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं। देन यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स रिसोर्सेज जितने भी हैं वो इफेक्टिवली मोबिलाइज रहें कि जिस फील्ड में जिस रिसोर्स की नीड हो वहाँ तक मोबिलाइज करें। इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स क्रेडिट क्रिएशन, और उतना क्रेडिट क्रिएशन जितनी की मनी की डिमांड आपकी इकोनॉमी में हो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। मीन्स कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने प्रोवाइड करवाना जिससे कि आपका कंप्लीट जो आइडियल स्टैंडर्ड होता है, मीन्स एक स्टैंडर्डाइज, अगर मनी सप्लाई की बात करें तो इतने करते हैं कि जो आपकी नेशन में जितनी सप्लाई है उसको परचेज करने की कैपेबिलिटी जो मनी रखती है उतनी एलोकेशन मनी की इफ़ेक्टिव एलोकेशन होती है, ना उससे ज़्यादा हुई तो आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से, जिससे कि आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाएगी, और उससे कम हुई तो आपके पास क्या है, डिफ्लेशन आ जाएगी। तो डिफ्लेशन में जहाँ पे डिफ्लेशन टेंड्स टू रिसेशन एंड देन डिप्रेशन, तो उससे भी बचाने के लिए इकोनॉमी को स्टैंडर्डाइज मनी सप्लाई को बैलेंस रखना होता है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ, हर तरह की इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना, बेसिकली इनकम और वेल्थ। जैसे कि जिस भी इकोनॉमी में आपने गिनी कोफिशिएंट का कंसेप्ट शायद पढ़ा हो, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि जितनी भी इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा होंगी वहाँ पे जो आपका डायरेक्ट टैक्स है और प्रोग्रेसिव टैक्स अडॉप्ट किया जाता है, और उससे टैक्स रेवेन्यू जो आता है वो जो आपका लोअर सेक्शन होता है, इकोनॉमिकली लोअर, जिनके पास वेल्थ कम होती है, जिनकी इनकम कम होती है, उनके बीच में एज ए सब्सिडी प्रोवाइड करवाया जाता है। प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स वो ही, ना ही डिप्लेशन हो ना ही इन्फ्लेशन हो, उसको कंट्रोल करने के लिए एक आइडियल स्टेज की मनी सप्लाई मेंटेन करना। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स की बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना और फुल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, यानी कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना गवर्नमेंट का मोटिव होता है। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स की गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव होती है, वो ह्यूमन कैपिटल हो या फिर ह्यूमन कैपिटल मीन्स की स्किल ट्रेनिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे एक्सपेंड करे, और वो फिर इन फ्यूचर लॉन्ग रन में आपको आपके नेशन की ग्रोथ को प्रमोट करें। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कोई भी बड़ा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे है, लाइक रोड है, वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और फ्री एजुकेशन है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आती है, जो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपने बेस पे ना उठा के गवर्नमेंट इस खर्च को उठाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक, लगा लीजिए कि अगर एनवायरमेंटल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे बिजनेस सेटअप करना इजी हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जहाँ पे होगा वहाँ पे ही पॉसिबल होगा, तो गवर्नमेंट वहाँ पे इनिशिएटिव लेती है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो क्या करती है कि मेंटेन करती है अपनी फिस्कल पॉलिसी से और प्रोग्रेसिव नेशनल इकोनॉमी को। बजट
बजट मीन्स कि बजट हम जानते हैं कि एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जिसमें एक गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज इंक्लूड होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें बजट में कि एक सरप्लस बजट होता है, एक बैलेंस्ड बजट होता है और एक डेफिसिट बजट होता है। अगर हम सरप्लस बजट की बात करें तो वो है आपका जब हमारे पास इन्फ्लेशन होता है, और जब हम बात करें बैलेंस्ड बजट की तो वो न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी को प्रेजेंट करता है। उसी के साथ अगर हम बात करें डेफिसिट की तो वो एक्सपोनेंशियल फिस्कल पॉलिसी को सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन मीन्स कि टैक्सेशन के बाद हम बात कर टैक्सेशन में हम देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। लाइक इनडायरेक्ट टैक्स है वो एक तरह से आपका डायरेक्ट टैक्स की कंपैरेटिवली इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या करता है कि पुअर सेक्शन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालता है, इकोनॉमिक प्रेशर्स डालता है। बट अगर प्रोग्रेसिव है तो वो डायरेक्ट टैक्स है कि हाई इनकम पे हाई रेट से टैक्स इम्पोज किया जाता है जिससे कि इनकम इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट टैक्सेशन को एज ए फिस्कल पॉलिसी टूल के फॉर्म में यूज करती है। फिर करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर भी एज इट इज़ की पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू अगर इक्वल है तो आप बैलेंस्ड बजट को अडोप्ट किए हुए हैं, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी को अडोप्ट किए हुए हैं। अगर गवर्नमेंट बात करती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को ज़्यादा करे और गवर्नमेंट की रेवेन्यूज़ कम रहें तो वो बात करती है आपकी डेफिसिट बजट की, मीन्स की रिसेशन पीरियड की, मीन्स एक्सपेनेंशियल फिस्कल पॉलिसी की। फिर हम बात करते हैं पब्लिक डेट। पब्लिक डेट एक लास्ट टूल होता है गवर्नमेंट का। जब ये तीनों टूल्स फेल हो जाते हैं तब गवर्नमेंट है वो लोगों के हाथ की परचेजिंग पावर को, कैश इन हैंड को अपने साइड खींचती है, तो उसको हम कहते हैं पब्लिक डेट। अब हम बात करते हैं टैक्सेस की। पर्टिकुलरली टैक्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। मीन्स टैक्सेस हैं वो क्या है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू का मेन सोर्स है। मीन्स जहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट होता है वो है आपका टैक्सेस। गवर्नमेंट लाइज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स वो हमने बात करी है। डायरेक्ट टैक्स जो जिस पे इम्पोज किया जाता है वो ही पे करता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स जिस पे इम्पोज किया जाता है वो रियली उसको पे ना करके कोई सेकंड पार्टी उसको पे कर रही होती है। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज विच आर डायरेक्टली पेड बाय द एसेस टू द गवर्नमेंट, लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। फिर आपका आता है डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स आर नॉट प्रोग्रेसिव। मीन्स कि सोसाइटी को सेम रेट से अगर प्रोवाइड करवाया जाता है तो वो सेम रेट अगर ऑल सेगमेंट्स पे डाला जाता है तो वो पुअर सेक्शन पे ज़्यादा प्रेशर डालता है, इकोनॉमिक प्रेशर्स। तो इट मीन्स कि वो डायरेक्ट टैक्स है वो आपका प्रोग्रेसिव नहीं है, और इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपका प्रोग्रेसिव नहीं है, बट डायरेक्ट टैक्स आपका प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है आपका टैक्स रेट इंक्रीज होता जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टैक्सेशन पॉलिसी। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, एक हाथ से दूसरे हाथ में रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाना, एक एरिया से पर्टिकुलर से दूसरे जहाँ नीडी एरिया है वहाँ पे हेल्प करना। टू प्रोमोट सेविंग्स, लोगों को सेविंग्स को इंक्रीज करना। टू ब्रिंग इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जैसे हमने बात की थी कि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में इनक्वालिटी ज़्यादा है तो वो टैक्सेशन को सबसे पहले गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाए और जो वहाँ से रेवेन्यू आता है वो वेलफेयर के लिए लगाए, तो उससे इन फ्यूचर इनक्वालिटीज़ है वो रिड्यूस होने का काम करती है। अब हम बात करते हैं पब्लिक डेट का। पब्लिक डेप्ट की अगर हम बात करते हैं, पब्लिक डेप्ट इज अ गवर्नमेंट नीड्स लॉट ऑफ फंड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीन्स गवर्नमेंट को नीड होती है टाइम टू टाइम डिफरेंट डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए, और कोई भी इकोनॉमी है उसमें डिफरेंट टाइम पे जो नीड होती है फाइनेंस की, उसके लिए गवर्नमेंट को एक्सेस में फंड्स की नीड होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पब्लिक डेट है वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट, जो अगर हम कहें अल्टरनेट है, हमारे पास एक लास्ट टूल है। पब्लिक डेट इज ऑब्टेन फ्रॉम टू काइंड्स, इंटरनल डेप्ट और एक्सटर्नल डेप्ट। इंटरनल डेप्ट इज ऑलवेज बेटर देन एक्सटर्नल डेप्ट।
क्योंकि जो इंटरनल डेप्ट होता है वो विद इन अ कंट्री होता है, वो अपने ही लोगों से लिया हुआ डेप्ट होता है। बट एक्सटर्नल डेप्ट की बात करें तो वो होता है एब्रोड से, किसी फॉरेन कंट्री से, साथ में किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है, और वो आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, साथ ही में आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसइक्विलिब्रियम के साइड लेके जाता है। फिर आपका आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। मीन्स कहते हैं कि गवर्नमेंट भी एक जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल का बजट होता है वैसे ही गवर्नमेंट का बजट होता है, बट उसकी कहते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए चादर कम चाहिए, बट एक पूरी कंट्री को अगर ढकना हो तो चादर बड़ी चाहिए। वैसे ही हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात आती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो एक पर्टिकुलर जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट है डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल दो तरह के एक्सपेंडिचर करती है। डेवलपमेंटल जो प्रोग्रेसिव होते हैं इन नेचर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, वो आपका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। बट हेल्थ के ऊपर या किसी भी पैनाडेमिक लाइक अब कोविड-19 को अगर रिकवर करने में, या कोविड-19 से लोग हेल्थ लॉसेस है उनको उन हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है तो वो नॉन डेवलपमेंटल है। या किसी भी तरह के लगा लीजिए कोई सूखा है, ओलावृष्टि है, कैसे भी कुछ भी एग्रीकल्चरल लॉसेस हैं उनको कंपनसेट करने के लिए अगर गवर्नमेंट दे रही है तो वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। मीन्स अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे की बात करें तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, कोई प्राइवेट सेक्टर है वो वहाँ पे पैसा नहीं लगाएगा क्योंकि वहाँ पे बेनिफिट्स नहीं है। फिर पब्लिक सेक्टर में बी मेड इन मैनी वेज। किस किस वे में? डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेज के डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मीन्स रेलवे है, रोडवेज है, इन सब में जो पैसा खर्च होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे होता है। सोशल वेलफेयर पे मीन्स एजुकेशन के ऊपर हो रहा है, हेल्थ के ऊपर हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हो रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे आती है, आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर में आती हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट चाहे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना है, मतलब लोगों को की डिमांड्स को इंक्रीज़ करना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास से पैसा खर्च करती है। अब बजट डेफिसिट पॉलिसी हमने बात की कि बजट भी अपना 3 तरह के बजट को फॉर्मुलेट करती है गवर्नमेंट। एक होता है सरप्लस बजट, जहाँ पे गवर्नमेंट की रेवेन्यूज है वो ज़्यादा होती हैं और उसकी रेवेन्यूज़ हैं वो कम होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सरप्लस बजट की बात करें हम तो सरप्लस बजट में हमारे पास होता है कि जो रेवेन्यूज है वो ज़्यादा होते हैं और एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के कम होते हैं। फिर हम बात करें कि बैलेंस्ड बजट लाइक 1998 से इंडिया में जो बजट डेफिसिट की बात करें तो हमारे पास बजट डेफिसिट 0 है, क्योंकि बजट डेफिसिट में हम क्या करते हैं, ओमिशन और एरर को मिला के हम एक बैलेंस्ड बजट का फॉर्मुलेट करते हैं। तो बैलेंस्ड बजट हमारा 1998 से 0 है, तो इम्पोर्टेंस बिल्कुल खो चुका है। अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक से लोन लेता है या फिर कैसे भी कहीं से भी लोन लेता है। अगर हम बात करें किसी भी स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो अगर हम बात करें कि करेंसी नोट्स को अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आरबीआई से लोन ले सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो न्यू करेंसी जनरेट करवा के अपना आरबीआई से लोन ले सकती है, जो प्राइस लेवल को इंक्रीज़ करेगा, मीन्स इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगा। ऐसे ही जब इकोनॉमी जो डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर चल रही होती है तब गवर्नमेंट को क्या होता है, प्राइस राइज की ज़्यादा से ज़्यादा अगर मनी को क्रिएट किया जाएगा तो प्राइसेस इंक्रीज होंगे, और इंक्रीज्ड प्राइस में हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन रेट होती है वो मिनिमम 4 to 5% हमारी होगी, तभी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, तभी हमारी कंट्री है वो क्या है, प्रोग्रेसिव है। If deficit financing necessary funds are made available for economic growth, and on the other side inflation rate of a country is also increases। मीन्स डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को तो प्रमोट करता है बट इन्फ्लेशन रेट को भी इंक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी है ओवरऑल, अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो ओवरऑल हमारी फिस्कल पॉलिसी है वो क्या कहती है।
ओवरऑल फिस्कल पॉलिसी मीन्स जो गवर्नमेंट के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मीन्स फिस्कल पॉलिसी इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस इंस्टेबिलिटी एंड सोशल वेलफेयर इश्यूज एक्सेट्रा विच आर नोट handled by any private organization. In the boom time, government adopts surplus budgetary policy or contractionary fiscal policy, and in recession period, government adopt the expansionary fiscal policy or deficit budget policy. Thus, fiscal policy is also a macroeconomic stability program in the hand of government, like monetary policy in the hand of central bank. I think आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, मीन्स कंप्लीट सुनने के बाद, फिस्कल पॉलिसी के कॉन्सेप्ट्स में, टूल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे, ये उम्मीद इस वीडियो के साथ लग रही है। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही हमारे पास रहेगा। ये हमारा कंक्लूजन है और इस तरह से आपको एक फॉर्मुलेशन करना है अपने क्वेश्चन को। तो thanks everybody for listening this video. Next time we will discuss on monetary policy. Thank you.